सुप्रभातम, नमो नमः। पुनः अव्यवयम पठामः। फिर से आज हम व्याकरण में आगे प्रवेश करेंगे। गत कक्षा में हम सबों ने एक संज्ञा प्रकरण के जितने भी सूत्र थे उन सभी सूत्रों का अध्ययन किया, पढ़ा। हमें आशा है कि हम सब समझ गए हैं एक संज्ञा प्रकरण के सभी सूत्रों को। पुनः अब हम आगे बढ़ेंगे। इस संज्ञा प्रकरण को संपूर्ण करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे तिङन्त। क्या है? अथ तिङन्ते भवादयः। अब तिङन्त प्रकरण में हम प्रवेश करेंगे। तिङन्त जो है, जैसे सुबंत है, क्या है? तिङन्त सुबंत। अब जैसे सुबंत है सुप जोर अंत, सुप, यहाँ देखेंगे हम सुप अंत, और आगे प्रक्रियाएं करती है सुबंत होता है। वैसे ही तीन अंत, यह तिङन्त। यह क्या हुआ? तिङन्त। अब यह सुबंत जो है, जैसे अजंत पुल्लिंग से लेकर हलंत पुल्लिंग तक सुबंत कहलाता है। कहाँ से? अजंत पुल्लिंग से लेकर हलंत पुल्लिंग तक सुबंत किसे कहते हैं? तो अजंत पुल्लिंग से लेकर हलंत पुल्लिंग तक हलंत पुल्लिंग तक, ये हो गया सुबंत। वैसे ही अब यह तिङन्त जो है, तिङन्त का ये क्या, तिङन्त का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो भवादि प्रकरण से लेकर लकारार्थ प्रकरण तक तिङन्त कहलाता है। कहाँ से? भवादि प्रकरण, भवादि प्रकरण से लेकर लकारार्थ प्रकरण तक। लकारार्थ प्रकरण तक क्या कहलाते हैं? तिङन्त। ये अभी हम सामान्य परिचय प्रवेश करने से पहले सामान्य परिचय आज हम पढ़ रहे हैं तिङन्त प्रकरण का। तिङन्त प्रकरण जैसे सुप जोर अंत इत्युक्ते सुबंत, अजंत पुल्लिंग से लेकर हलंत पुल्लिंग तक क्या है? सुबंत है। ठीक है? वैसे तिङ जोर अंत इत्युक्ते तिङन्त। तो तिङन्त कहाँ से कहाँ तक है? तो भवादि प्रकरण से लेकर लकारार्थ प्रकरण तक क्या कहलाता है? ये तिङन्त कहलाता है। तो तिङन्त समझ में आ गया कि तिङन्त भवादय का अर्थ यह हुआ कि भू आदि धातु, क्योंकि सबसे पहले भवादिगण में धातु है भू। तो जिस भू आदि धातु जो है वह भवादि है, भवादि प्रकरण से कहते हैं। अब यहाँ पे एक बात और स्पष्ट हम कर लें कि यह धातुओं का जो यह प्रकरण है, ये धातुओं का प्रकरण एक संस्कृत व्याकरण का प्राण है। ठीक? अब तिङन्त पद जो है, यह इसको इरेज करके यहाँ, यह तिङन्त पद जो है यह क्रियापद है। तिङन्त पद यह क्या है? क्रियापद है। यह तिङन्त पद जो है यह क्रियापद है और इसके तीन भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? तीन भाग हैं। कौन कौन से? तो सबसे प्रथम है धातु, द्वितीय है प्रत्यय और तृतीय है धातु और प्रत्यय के बीच में आने वाला विकरण।
विकर्ण। विकर्ण कहाँ आता है? धातु और बीज। सबसे पहले हम तिङन्त पद जो है वो क्या है? क्रियापद है। तो इस तिङन्त पद क्रियापद है, इसके कितने भाग हैं? तो 3 भाग। ठीक है, कौन कौन से? तो सर्वप्रथम धातु, द्वितीय प्रत्यय, तीसरा विकर्ण। विकर्ण क्या है? तो धातु और प्रत्यय के बीच में आने वाले को हम क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। ठीक है, जैसे सूत्र जो है, सूत्र पाठ जो है, तो सूत्र पाठ के लिए पाणिनि ने कौन सा ग्रंथ रचित किया? अष्टाध्यायी सूत्र पाठ। इसमें सभी सूत्र है। वैसे ही धातु पाठ भी बनाया गया। सूत्र पाठ जिस प्रकार से है वैसे ही धातु पाठ बनाया गया। अब ये धातु पाठ जो है, धातु पाठ को 10 भागों में विभाजित किया गया। कितने भाग में? धातु पाठ को जो है 10 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहले क्या आपने देखा कि तिङन्त और सुबंत में क्या अंतर है? तिङन्त कहाँ से कहाँ तक है और सुबंत कहाँ से कहाँ तक है? तो सुबंत जो है वो तो हमने देखा यहाँ अजंत पुल्लिंग से लेकर हलंत पुल्लिंग तक सुबंत कहलाता है। और यह तिङन्त जो है भवादि प्रकरण से लेकर लकारार्थ प्रकरण तक तिङन्त कहलाता है। पुनः उसके बाद देखा कि ये जो यहाँ पे तिङन्त पद जो है वह क्रियापदवाचक है। और इसके कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से? धातु, प्रत्यय और विकर्ण। कौन कौन से? धातु, प्रत्यय और विकर्ण यह है। ठीक है, पुनः अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि जैसे सूत्र पाठ के लिए पाणिनि ने सूत्र अष्टाध्यायी रचित की, वैसे ही धातु पाठ भी बनाया गया धातु। तो ये धातु जो है, धातु कितने भागों में विभाजित किया गया इस धातु पाठ को? वो हम देखेंगे यहाँ पे। देखेंगे धातु पाठ को 10 भागों में विभाजित किया गया है। 10 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, किया गया है। अब वह 10 जो है भाग कौन कौन से हैं? तो सर्वप्रथम क्या है? भवादि में। कौन से हैं? भवादि में। दूसरा क्या है? भवादि के बाद है अदादि। तीसरा क्या है? विभक्त्यादि। भवादिगण, अदादिगण, विभक्त्यादिगण। पुनः चौथा हम लिखेंगे द्विवादिगण। पांचवा स्वादिगण। पांचवा क्या होगा? स्वादिगण। पुनः छठा उदादिगण। छठा क्या होगा? उदादिगण। फिर सातवां उदादिगण। अथवा तनादिगण। अथवा क्या होगा? तनादिगण। नौवां
9वां हुआ क्रियादिगण, और अंतिम है क्या 10वां चुरादिगण। यह 10वां क्या होगा, यह चुरादिगण। सबसे पहले हम देखेंगे कि धातु पाठ, जैसे सूत्र पाठ है वैसे ही धातु पाठ, तो धातु पाठ को 10 भागों में क्या किया गया, विभाजित किया गया है। कौन कौन से, तो भवादिगण, अदादिगण, जुगुप्त्यादिगण, दिवादिगण, स्वादिगण, तुदादिगण, रुधादिगण, कनादिगण, क्रियादिगण, चुरादिगण। ठीक है, यह क्या है, यह धातु पाठ के 10 प्रकार हैं, जिसे 10 प्रकारों में विभाजित किया गया है। इसमें सबसे पहला गण क्या है, भवादिगण। तो यही भवादिगण ही हम पढ़ेंगे शुरुआत से। ठीक, अब एक बात और है इसमें कि इस सभी गणों में एक सबसे सिंपल आसान तरीका है कि इस सभी गणों में 3 प्रत्यय ही आएगा, इसीलिए इसे तिङन्त कहा गया। क्यों कहा गया तिङन्त, क्यों, क्योंकि इस 10 गणों में जितने भी धातुएं हैं, 10 गणों में बहुत सारे धातु हैं, अलग अलग धातु हैं। अब जैसे भवादिगण में भू वेद और भी बहुत सारे धातु हैं, वैसे सब ये 200 गण में अलग अलग धातु हैं, लेकिन इनका एक स्वरूप है कि इन सभी धातुओं में 3 प्रत्यय ही आएगा, इसीलिए तो ये तिङन्त है। तिङन्त का अर्थ भी यही हुआ। अब ये 3 क्या है, तो पीछे हम पढ़े थे 18 प्रकार हैं तिङ के। तिङ के कितने प्रकार हैं, 18। कौन कौन से, तिप तस छी सिप थस थ मिप वस मस त अताम झ थास अथाम ध्वम इट वही महि। तो तिप का तिप सबसे प्रथम प्रत्यय है और इट वही महि, महि सबसे अंतिम प्रत्यय, यानी कि 18वां प्रत्यय, 18 प्रत्यय है कुल। तिप तस झी सिप थस थ मिप वस मस, यह एक स्टेप पर 9 का। तो अताम झ थास अथाम ध्वम इड वही महि, यह 9 प्रत्यय। ऊपर के जो 9 प्रत्यय हैं वो हो गए परस्मय पद, और नीचे के जो 9 प्रत्यय हुए वो हो गए आत्मनेपद। तो आत्मनेपद का अंतिम प्रत्यय महि का न, और परस्मय पद का प्रथम प्रत्यय ति। अब इस दोनों को जोड़ देने पर ये क्या हो जाता है, तिङ। इसीलिए इसका नाम क्या रखे, तिङ। तिङ एक प्रत्याहार बन गया, यह प्रत्याहार बन गया। जैसे अच प्रत्याहार, पहले हमने प्रत्याहार बनाना सीख लिया है। ये अच प्रत्याहार है, जिसमें सारे स्वर वर्ण आ जाते हैं। हल प्रत्याहार में सारे व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। अल प्रत्याहार में सारे स्वर और व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। वैसे ही ये 3 प्रत्याहार में ये 18 प्रत्यय 9 परस्मय पद के और 9 आत्मनेपद पद के, ये 18 प्रत्यय सिर्फ 3 कह देने से इन सब का बोध हो जाता है। तो ये हमने समझ लिया। ठीक, अब यहाँ इतना तक तो हमें क्लियर हो गई कि हाँ धातु पाठ 10 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से वो भाग हैं वो यहाँ सामने प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, और एक बात और यहाँ पे कि यह 10 जो गण हैं, तो ये धातु पाठ के विभाग है, यानी इसमें धातुएं हैं, सब में धातु है 10 गण में। तो 3 भाग हम इसके पहले पढ़े थे कि धातु तिङन्त पद जो है वो क्रियापद पद है, उसमें 3 भाग हैं। कौन कौन से, धातु, तिङ प्रत्यय और विकरण। तो 3 धातु तो हम समझ लिए कि भू आदि धातु जो है वह धातु है। अब ये धातु 10 गण में है, वही धातु तो है। और प्रत्यय के विषय में समझ लीजिए 3, ये 18 प्रत्यय यानी 9 परस्मय पद 9 आत्मनेपद पद, ये जो 18 प्रत्यय हैं यही प्रत्यय। तो यह प्रत्यय इस 10 गण में इसी प्रत्यय से ही कार्य होगा, दूसरा कोई प्रत्यय नहीं। अब तृतीय क्या आता है, विकरण। विकरण के विषय में क्या है कि प्रकृति और प्रत्यय के मध्य में, यानी धातु और प्रत्यय के बीच में जिस जो आए वह विकरण है। तो इन 10 गण में अलग अलग विकरण है, तो वो भी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले
उदाहरणार्थ भू पी, यह स्थिति है, तो इसके बीच में विकर्ण आएगा कर्तरी शब्द से शब्द, यह विकर्ण कहलाता है। ये हो गया धातु और ये हो गया प्रत्यय। तो ये कौन सा टिप प्रत्यय है, सब टिप प्रत्यय पर प्रथम है, तो प तो चला गया और अंत्य संज्ञा प्रकरण में पढ़े थे, उसके कार्य सबसे प्रथम में ही करते हैं, ठीक है। ये टिप का प चला गया, बचा ती। अब इस धातु और प्रत्यय के बीच में आदेश होने वाला क्या कहलाता है? विकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकरण। तो ये दसों गणों में अलग अलग विकरण है, 10 गण में अलग अलग विकरण है। तो सबसे पहले भवादिगण में उदाहरण तौर पे हम ये देखें तो भवादिगण में क्या है? शब्द विकरण आता है। धातु और प्रत्यय के मध्य में जो आदेश हो उसे विकरण कहते हैं। और 10 गण में अलग अलग विकरण है। सबसे प्रथम हमने भवादिगण देखा, जिसमें भवादिगण में विकरण क्या आता है? शप आता है। पुनः आगे हम देखेंगे भवादिगण में शप आता है। अब दूसरा है अदादिगण। अब अदादिगण में शप जो है, शब्द तो आता है, लेकिन शब्द होकर सबका क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है, शब्द का लुप्त हो जाता है। वैसे ही जुहोत्यादिगण में भी शब्द आता है, ठीक, लेकिन शब्द होकर शब्द के नाम पे ये श्लू हो जाता है। जुहोत्यादिगण श्लू हो जाता है। पुनः अब यह दिवादिगण देखेंगे। दिवादिगण में स्यन आदेश आता है। दिवादिगण स्यन, यह सब विकरण है। दिवादिगण में यह स्यन आता है। फिर आगे क्या? स्वादि। तो स्वादि में श्नु आता है। स्वादि में विकरण क्या आता है? श्नु। फिर है तुदादि। तो तुदादि में क्या आता है? श। पुनः है यह रुधादिगण। तो रुधादिगण में क्या आता है? स्नम। पुनः है तनादि। तो तनादिगण में आता है उ। फिर है तनादिगण में आ गया उ। फिर है क्रयादि। क्रयादि में क्या आता है? स्नान। और चुरादि में आता है नीच। यह विकरण है। 10 गणों के अलग अलग यह विकरण है। जो विकरण भवादिगण में प्रकृति और प्रत्यय, धातु और प्रत्यय के बीच में क्या लगा है? शब्द। वैसे ही अदादिगण में शब्द होगा, शब्द के बाद लुप्त हो जाएगा। जो क्या है? शब्द के बाद श्लू। दिवादि में श्यन, स्वादि में श्नु विकरण, उदादि में श विकरण, रुधादि में श्नम, तनादि में उ, क्रयादि में स्नान और चुरादि में नीच। इतना स्पष्ट हुआ। ये सब विकरण है। इन सब विकरण का सूत्र भी भिन्न भिन्न है। तो ये हम पढ़े धातुओं के 10 भाग पढ़े, उसके विकरण पढ़े। पुनः हम आगे लकार के तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। लकार का परिचय भी हम जान लेंगे। ये अभी हम सिर्फ तिङन्त प्रकरण का थोड़ा परिचय, सामान्य परिचय हम सब समझ रहे हैं। सबसे पहले किसी भी पाठ का परिचय समझना अनिवार्य है। इतना तक तो हमने समझ लिया कि भवादि और यह तिङन्त है क्या। अब द्वितीय प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे कि लकार कितने हैं। लकार कितने हैं? तो लकार 10 हैं। कितने हैं? 10। कौन कौन से? कौन कौन से लकार है? लट, लिट, लुट, ग्रेट,
पुनः इधर से देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो हो गया लट लेट लुट लिट लेट लुट, पुनः है लन लिन लन लिन ये जो है, अब हमने देखा कि धातु और प्रत्यय के विषय में तो हमने जान लिया, लेकिन वह प्रत्यय आते कहाँ पे हैं? तो इसी 10 लकारों की जगह पे वो प्रत्यय आते हैं। 10 लकारों के स्थान पर यह प्रत्यय है। ठीक है, कौन कौन से लकार है? लट लेट लुट लिट लेट लोट लम लिन लुम और लुइन, यह 10 लकार है। इस 10 लकार में जो ये पंचम लकार जो है लेट लकार, यह वेद में प्रयुक्त होता है। लेट वेदे, यह लेट में प्रयुक्त होता है, यानी इसका कार्य वेद में ही आता है, लौकिक में नहीं। तो हमारे पास बच किया गया लट लिट लुट लेट लोट लन लिन लुम और लुइन, यानी यह 9 लकार से अब हमें कार्य करना है। इन्हीं 9 लकारों के माध्यम से ही हमें जितने भी धातुएं हैं उनकी सिद्धि करनी है। ठीक है, पुनः इसमें भी एक प्रकार है टित और नित। कौन कौन से? टित और नित। टित में कौन कौन से लकार आते हैं? तो लट लिट लोट लिट और यह लोट लकार। अब हम इसे यहाँ से अथवा इसे रहने देते हैं। लट लिट लुट लिट लोट, यह कौन सा लकार हो गया? टित लकार। इसे टित के नाम से जाना जाता है, टित। और नित लकार कितने हैं? तो लम लिन लुम और लुइन, ये 4 लकार जो है नित लकार है। इसे नित लकार के नाम से जाना जाता है। अब ये टित नित क्यों हम जानेंगे? तो टित का बस सिंपल अर्थ है जिसमें टकार की एक संज्ञा हुई है। किस सूत्र से? तो हल हो जिसके अंत में एक संज्ञा प्रकरण, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे पहले जानना अनिवार्य है। तो जिसमें टकार की एक संज्ञा हुई उसे टित कहते हैं। जिसमें नकार म है, जिसमें नकार की एक संज्ञा होगी उसे नित कहते हैं। जिसमें पकार, अब जैसे तिप है, मिप है, सिप है, तिप मिप सिप तिप तजी सिप सिप खस्ता मिप osmos, तो ये तीनों क्या हो गए? ये पित्त हो गए। इसे पित्त कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिसमें पकार की एक संज्ञा होती है उसे पित्त कहते हैं। जिसमें टकार की एक संज्ञा है उसे पित्त है, जिसमें नकार की एक संज्ञा उसे नित कहते हैं। यह तो ये 10 लकार हैं। 10 लकार के विषय में हम थोड़ा जाना। अब इस 10 लकारों का हमें जो अर्थ जो है वो हम अलग अलग है, बस थोड़ा सा उस अर्थ के विषय में आज हम जानेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब यह वर्तमान लट लकार जो है, सूत्र इसका क्या है? वर्तमान लट। तो वर्तमान काल यानी समय, वर्तमान समय, वर्तमान काल की विवक्षा में वर्तमान काल की विवक्षा में लट लकार का प्रयोग होता है। कोई भी धातु यदि वर्तमान समय को दर्शाता हो, वर्तमान काल को दर्शाता हो, तो वहां पे क्या होगा? लकार से धातु को कौन सा लकार रहेगा? लट लकार रहेगा। पुनः अब लट लकार के बाद जो है भूतकाल के लिए लिट लकार भूतकाल में प्रयुक्त होता है।
और यह लन और यह लन। यानी यह भूतकाल के समय को दर्शाने में इन तीन लकारों का तीन लकार प्रयुक्त होते हैं। कौन कौन से? लीट लकार, लंग लकार और ये लुंग लकार। भूतकाल की विवक्षा में भूतकाल की विवक्षा में हम इन तीन लकारों का प्रयोग करते हैं। कोई भी धातु भूतकाल को दर्शाता है तो धातु को कौन सा लकार लगेगा? यही तीन लगेंगे, लीट लगे अथवा लंग अथवा लुंग लकार। पुनः यदि हम यहाँ देखते हैं कि भविष्य काल, वर्तमान काल हो गया, भूतकाल हो गया। वर्तमान मीन्स जो क्रियाएं अभी चल रही है, भूतकाल का मतलब जो बीत गया, और भविष्य काल आगामी समय जो कुछ क्षण बाद आने वाला है। यदि मैं अभी यह बताऊं कि भविष्य काल में कौन कौन से लकार आते हैं, तो आते हैं ये मैं जो बताऊंगा आगे वह भविष्य काल होगा। अभी मैं जो बोल रहा हूँ कि यह भविष्य काल, यह वर्तमान परिस्थिति है। पुनः अब भविष्य काल के लिए हम देखेंगे कौन कौन से लकार प्रयुक्त होते हैं। तो लुट लकार और लिट लकार। कौन कौन से? यह लुट लकार और लिट लकार भविष्य काल के लिए। भविष्य काल के लिए कौन कौन से लकार प्रयुक्त होते हैं? तो यह दो ही लकार है, लुट लकार और लिट लकार। पुनः अब यहाँ लेट लकार जो है ये तो वेद में प्रयुक्त होता है, लौकिक में जो है ये लेट लकार का प्रयोग नहीं होता है, केवल जो है वेद में होता है। पुनः अब लोट और लिंग जो है, लोट यहाँ लोट लकार यहाँ है और लिंग लकार ये आज्ञार्थक है। आज्ञार्थक में जो है ये दो लकार का प्रयोग होता है, लोट लकार और लिंग लकार। किसमें? आज्ञार्थक में। आज्ञा अर्थ में इन दो लकारों का प्रयोग होता है। आज्ञार्थक। अब बचा कौन सा लकार? ऋण लकार। तो ऋण लकार का प्रयोग है क्रिया के असिद्ध अर्थ में। क्या? क्रिया के असिद्ध अर्थ में। तो ये 10 लकारों का स्वयं का एक अर्थ है। सबसे पहले लट लकार, वर्तमान काल की विवक्षा जहां पे होती है वहां क्या होती है? वर्तमान काल, लट लकार का प्रयोग होता है। पुनः भूतकाल की विवक्षा में लीट लकार का प्रयोग। कोई भी धातु भूतकाल को दर्शाता हो तो उस धातु को लीट लकार करता है। वैसे ही लीट लगता है अथवा यहाँ लंग लकार और लुंग लकार, ये तीन लकार हैं, ये भूतकाल के लिए। पुनः भविष्य काल के लिए दो लकार हैं। कौन कौन से? लुट और यह लिट। कोई भी धातु भविष्य काल को दर्शाता है तो उस धातु को कौन सा लकार लगेगा? लुट और लिट लकार। लेट जो है यह वेद में, लौकिक में यह लेट का प्रयोग नहीं होता है। पुनः अब यह लोट लकार और लिंग लकार, यह दो लकार जो है आज्ञा अर्थ में, आज्ञा अर्थ में आता है। पुनः यह अंतिम ऋण लकार जो है, यह ऋण लकार क्रिया के असिद्ध अर्थ को दर्शाने के लिए यहाँ ऋण लकार होता है। तो यह सामान्य एक तिङन्त का यह सामान्य परिचय है, लकारों का यह सामान्य परिचय है, जिसके माध्यम से हम आगे भवादी प्रकरण में प्रवेश करें तो फिर हमें कोई ज्यादा परेशानियां नहीं करनी पड़ेगी। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। पुनः आगामी कक्षा में हम आगे का सूत्र पढ़ेंगे और भवादिगम में प्रवेश करेंगे। आज के लिए इतना ही। नमो नमः। शुभ दिनम।